ओके, ठीक है। वंस अगेन, चैट विंडो में, जो पब्लिक चैट विंडो है, उसमें अपने नाम और रोल नंबर इस सेकंड सेशन के लिए प्लीज लिख दीजिएगा। सब लोग अपने नाम और वो लिख दें। मुझे अभी सिर्फ फिजा, अली, ज़ेब, महक, आयशा, हमना, मरीना और सबीका के नाम नजर आ रहे हैं। बाकी लोग भी अपने नाम चैट विंडो में प्लीज लिख दें रोल नंबर के साथ। अच्छा, स्क्रीन आपको नजर आ रही है? यस सर। यस सर। अच्छा, तो हम ये बात कर रहे थे कि चेंजेस जो आ रहे हैं, नए पर्सपेक्टिव्स मार्केटिंग में और पाकिस्तान में वर्सेस बाहर, क्या उनका वो है। फ्रेगमेंटेशन और ट्रेडिशनल मीडिया की हम बात कर रहे थे कि मैं बता रहा था आपको कि एक ज़माना था, जो ज़माना मैंने देखा हुआ है, कि पूरे पाकिस्तान में सिर्फ एक टेलीविज़न चैनल था और वो था पीटीवी, पाकिस्तान टेलीविज़न, जिसके 5 सेंटर थे: कराची, लाहौर, पिंडी, इस्लामाबाद, पेशावर और क्वेटा के। ठीक है, वहाँ से नशरियात होती थी। और कभी कभार इन 5 स्टेशन में अलग नशरियात होती थी, वरना पूरे मुल्क में एक ही नशरियात होती थी। तो अब 90s 80s के एंड में और 90s के शुरू में क्या हुआ कि एक चैनल और आया था जो शाम को चंद घंटे चलता था, STN के नाम से। STN फिर NTN हो गया था वो। और फिर अर्ली 90s में एक स्टार सैटेलाइट डिश के जरिए से 8-10 चैनल और आ गए थे। और उसके बाद तो फिर ये केबल ऑपरेटर्स और सैटेलाइट डिशेस मजीद आना शुरू हो गई। तो अब जो है, अगर आपने PTCL का स्मार्ट टीवी का लिया हुआ है या केबल ऑपरेटर से टीवी लिया हुआ है, तो इजीली 100 चैनल जो है वो आपको टेलीविजन पे मिल जाएंगे, 100 से भी ज़्यादा। इसी तरह हम बात करें, एक और जो ट्रेडिशनल मीडिया है जिसका जिक्र मैं भूल गया था, वो है रेडियो। तो रेडियो का भी एक ही चैनल था, रेडियो पाकिस्तान। फिर FM 91 मेरा ख्याल है पहला था। और उसके बाद अब तकरीबन 1 दर्जन FM के चैनल हैं, रेडियो स्टेशन बहुत सारे हैं। FM में ज़्यादा आए, AM में जो है वो कम आए। तो क्या हुआ कि पहले एक चैनल था, अब वो 100 हो गए या उससे ज़्यादा। अमेरिका में टिपिकली एक घर में अगर आप केबल लें तो 500 चैनल प्लस आपको मिलेंगे। ठीक है ना? और अच्छा, इंटरनेट आ गया मिड 90s में। पाकिस्तान में आई थिंक पहला 95 में आया था, 25 साल पहले। तो अब इंटरनेट पे आप जब चले गए तो फिर वहाँ तो आप भूल जाएं कि कितने आपके पास एवेन्यूज़ हैं। वो एक और मीडिया हो गया, हर कंपनी ने अपनी वेबसाइट बना ली।
लोगों ने, बल्कि खुद लोग जो है वो लोगों ने अपने चैनल बना लिए। ये आप देखें, वो व्लॉगर के फॉर्म में हो, या यूट्यूब पे उनका कोई चैनल हो व्लॉगिंग का, या इंस्टाग्राम पे उनका अकाउंट हो, या फेसबुक पे उन्होंने कोई पेज बना लिया हो। तो नतीजा क्या हुआ कि ये टुकड़े टुकड़े हो गया, जो रिवायती ट्रेडिशनल मीडिया था वो फ्रैगमेंट हो गया। इससे नतीजा क्या हुआ कि अब आपको अगर एक पैगाम पहुंचाना है कस्टमर तक, पहले काम आसान था कि पीटीवी में आपने इश्तिहार डाला और वो अ, जो ट्यून इन करेगा टीवी में वो आपका ही टेलीविजन प्रोग्राम देखेगा, तो वो उसको जो कवरेज जो है बहुत आसान थी। अब क्या हो गया है कि अब आप बताएं कि आप किस प्रोग्राम में, किस मीडियम में, किस चैनल पे कौन से प्रोग्राम में इश्तिहार अपना देंगे, ये फैसला करना जो है वो, ये डिसीजन बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। और फिर इसमें जो है ना आपको देखना पड़ता है कि मेरी टारगेट मार्केट कहाँ है, क्या देख रही होगी, बजट को आपको देखना होता है। ये काम मार्केटिंग मैनेजर का बहुत मुश्किल हो गया, ठीक है ना? पहले अगर लिटरली होता था, अगेन पुराने वक़्तों की बातें हैं ये लगेंगी कि हम स्कूल जाते थे, तो अगर कोई किसी ने ज़िक्र किया कि जी वो इश्तिहार देखा या वो प्रोग्राम देखा, वो सबने ही देखा होता था क्योंकि चैनल ही एक था। बट आजकल ऐसा नहीं है। अगर आप, हो सकता है बल्कि आप स्ट्रीमिंग सर्विसेज़ देखते हो, नेटफ्लिक्स पे आप देखें, तो आपने अगर कोई सीरीज़ देख ली या कोई एक उसका प्रोग्राम देख लिया, तो आप अगले दिन जाके क्लास में बात करें तो दूसरों को शायद उसका नाम भी नहीं पता हो क्योंकि वो कुछ और देख रहे हैं। तो मार्केटर्स के लिए ये खास तौर पे प्रमोशन की हम बात करें, तो वो प्लानिंग जो है वो बहुत मुश्किल हो गई। बजट भी बढ़ाने पड़े या नॉन ट्रेडिशनल मीडिया की तरफ जाना पड़ा है। अच्छा, साथ-साथ क्या हुआ कि डिजिटल एंड मोबाइल मार्केटिंग ऑप्शंस आ गए। एसएमएस मार्केटिंग है, मोबाइल फ़ोन के ज़रिए से मार्केटिंग है। व्हाट्सऐप अगर आप यूज़ करते हो तो व्हाट्सऐप ने भी उसमें बिज़नेस अकाउंट्स का शुरू कर दिया है। उसके ज़रिए से आप अपना छोटा-सा वर्चुअल स्टोर जो है वो व्हाट्सऐप के ज़रिए से चला सकते हैं। वेबसाइट्स क्रिएट कर सकते हैं अपनी, अ, अपने आप को प्रमोट करने के लिए अपने प्रोडक्ट्स को। चैनल्स ट्रांसफ़ॉर्म हो गए, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स की बात हो रही है कि होम डिलीवरी का इतना पहले रिवाज नहीं था। बहुत ही कोई एक आध कोई कंपनी होती थी, ये रिटेलर होता था जो बहुत एहसान किया तो होम डिलीवरी कर दी। अब जो है वो होम डिलीवरी जो है एक बहुत कॉमन फिनोमेना हो गया है और ये डिसइंटरमीडिएशन हो गई। इंटरमीडियरीज होते हैं मिडलमैन, जो डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर जो मैन्युफैक्चरर और कस्टमर के बीच में होते हैं। तो इनमें से कुछ लोग गायब हो गए और कोई नए इंटरमीडियरीज भी आ गए। लेट्स से ये अगेन क्योंकि वेस्ट की किताब है, अमेज़न की मिसाल दी जाती है कि बुक सेलर्स खत्म होते गए जो कि फिजिकल जिनके बुक स्टोर्स होते थे, और ऑनलाइन बुक स्टोर्स जो है वो बनते गए। तो डिसइंटरमीडिएशन भी एक हुई है और री इंटरमीडिएशन भी हुई है कि नए बीच में मिडलमैन जो है वो भी आ गए हैं। अच्छा जी, इंक्रीज कंपटीशन, नो डाउट अबाउट इट। पाकिस्तानी सिनारियो में ले लें, एक बर्गर के नाम से बेचने वाला होता था। वो होता था हनीफिया बर्गर, न्यू टाउन की जो बिनोरी टाउन की मस्जिद है, उसके साथ साथ जो दुकानें हैं वहाँ पे ये एक बर्गर बेचने वाला होता था। फिर एक और आ गए थे मिस्टर बर्गर, एक मिस्टर चिप्स आ गए थे, वह इनसे ज्यादा कोई नहीं था। अब आप देखें कि केएफसी और मैकडॉनल्ड्स, पिज़्ज़ा हट जब ये इंटरनेशनल चेन्स आई, तो इन्होंने जो है बस वो कंपटीशन को एक बहुत बड़े नुकसान भी पहुंचाया, मगर चैलेंज भी मिला। लोगों ने देखा कि ये केएफसी स्टाइल के बर्गर जो कि पहले नहीं बिकते थे, वो हर शख्स ने दुकान खोल ली। छोटे से छोटे दुकानदार जो हैं वो अब केएफसी स्टाइल का बर्गर जो है बेच रहे होते हैं, तो कंपटीशन बहुत बढ़ गया।
हमारी लोकल मार्केट मेरे घर के जो करीब है वहाँ एक भी नहीं होता था फूड आउटलेट। इस वक्त जो है वो 5 जो है वो फास्ट फूड आउटलेट जो है वो खुल गए। तो कंपटीशन जो है हर इंडस्ट्री में बढ़ता चला गया है। जैसे ही कोई लोग देखते हैं कि एक इंडस्ट्री चल रही है, सक्सेसफुल है, तो उसमें जंप इन कर ले। इंडस्ट्री कन्वर्जेंस भी हुई है। कन्वर्जेंस का मुराद है कि चीज़ें को मिल जाना आपस में, जिसकी बेहतरीन मिसाल वंस अगेन मोबाइल फ़ोन है। ये मोबाइल फ़ोन हमारा एक छोटा-सा कंप्यूटर भी है, हमारा कैमरा भी है। तो आप देखें कि ये इंडस्ट्रीज़ होती थी पूरी। अ, कैमरे की इंडस्ट्री आप कह सकते थे, जो अभी भी बनाते हैं। मगर अब कौन है, कितने लोग हैं, कितनी परसेंटेज है जो अलग से कैमरा खरीदते हैं? बहुत से लोग अपने मोबाइल फ़ोन से काम चला लेते हैं, नॉर्मल जो चलता है। अच्छा, इंटरनेट जो है वो आपने देखना है, आपने ईमेल करना है, आपने जो है कोई वर्ड प्रोसेसिंग करनी है, आपने टेलीविज़न पे कोई प्रोग्राम देखना है, वो सारा कुछ जो है वो कन्वर्ज होके टेक्नोलॉजी के ज़रिए वो एक छोटे से डिवाइस में जो है वो आ गया है। और ये आप नोट करेंगे कि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स जारी हैं। आज से 20 साल बाद जब आप देखेंगे इंशाल्लाह, तो आप भी इसी तरह याद करेंगे कि वही मोबाइल फ़ोन एक चीज़ हुआ करती थी। उस वक़्त इलॉन मस्क का जो न्यूरालिंक है, जो वो कहता है कि मैं लिटरली ब्रेन के न्यूरॉन्स जो हैं, हमारे ब्रेन के जो सेल्स हैं, उसमें ऑलरेडी तजर्बे हो चुके हैं कि वो इंटरनेट जो है वो कनेक्ट हो जाएगा वहाँ हमारे ब्रेन में। आप में से किसी ने वो वीडियो देखी है जो मंकी के ब्रेन में इन्होंने ऑलरेडी तजर्बे किए हैं, ब्लूटूथ के ज़रिए से कनेक्शन करके? नो सर। नहीं सर, इस सिर्फ इस न्यूरो टेक्नोलॉजी के बारे में बस सुना है कि ब्रेन में चिप लगाते हैं जिससे आप जो है ना टेक्नोलॉजी को काम नहीं करते, बस ऐसे ही फील कर लेते हैं कि आप, यही सुना है, कुछ न्यूरो टेक्नोलॉजी के बारे में सुना है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा ये आप। मैं आप वीडियो मिल गई देखूँगा, वो ऑलरेडी तजर्बा हो चुका है मंकी के ब्रेन में। तो ये टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है कि वो मंकी जो है, वो आप वीडियो क्लिप देखिएगा, वो अपने ब्रेन में सोच के वो एक कंप्यूटर का बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है, गेम है, वो खेल रहा है। पहले उसको एक हैंडहेल्ड डिवाइस दे दी थी जिससे वो मैनिपुलेट कर रहा है, और उसके बाद उन्होंने तार को डिस्कनेक्ट कर दिया। फैसिनेटिंग वीडियो है वो। उसके ब्रेन में जो चिप लगाई हुई है, वो ब्लूटूथ के ज़रिए से कनेक्टेड है मोबाइल फ़ोन से। मोबाइल फ़ोन जो है वो पीसी से कनेक्टेड है, और वो गेम जो है मंकी सिर्फ़ सोच रहा है, और वो स्क्रीन पे जो है वो गेम के एलिमेंट जो है वो सिंपल सा, एक बहुत सिंपल सा टेनिस का गेम है। वो जो है वो खेला जा रहा है। तो इलॉन मस्क जो टेस्ला कंपनी के सीईओ हैं, वो ये इस टेक्नोलॉजी को पुश कर रहे हैं, और भी कंपनीज़ हैं कि भई ये, तो ये नहीं, ये अभी जो हम जैसे बड़ी जिद्दत समझते हैं, ये मोबाइल फ़ोन उसमें ये उसमें वो सब बाकायदा वायरलेसली हमारे ब्रेन के साथ अगली नस्लों में जो है वो कनेक्ट हो जाएँ। अच्छा, ग्लोबलाइज़ेशन एंड ग्रोथ ऑफ डेवलपिंग मार्केट्स, इसकी मैंने इनडायरेक्ट मिसाल ऑलरेडी दे दी। जब तक पाकिस्तान में फ़ास्ट फूड में ये बाहर की कंपनियाँ नहीं आई थीं, तो बुरा हाल था। ये मैंने चंद नाम आपको गिनवाए, हनीफिया बर्गर, मिस्टर चिप्स, मिस्टर बर्गर, और ये जायंट्स ब्रोस्ट, शायद आपने एक रिटेलर का नाम सुना हो, ब्रोस्ट बेचते थे ये। बुरा हाल, सफाई-सुथराई, रिटेल आउटलेट के उनके जो है वो अपीयरेंस, कोई ना ग्लव्स पहनता था, ना सफाई-सुथराई का ख्याल था, टूटे-फूटे सिंक, टेढ़ी-मेढ़ी, ये मैंने खुद देखा हुआ है। ट्रे एल्यूमीनियम की बनी हुई उसमें पेश किया जा रहा है। मगर क्या हुआ कि जैसे ही ये केएफसी, मैकडॉनल्ड्स ये आए, इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन आ गया, तो तबाही मच गई यहाँ पे। इनके बिज़नेसेस को बहुत प्रॉब्लम आए, कई ने कॉपी करने की कोशिश की इनके फॉर्मेट्स को, कुछ कामयाब हो गए और कुछ जो है वो नाकाम हो गए। अब इसमें ग्लोबलाइज़ेशन का मसला ये है, ये जैसे आप ये कोर्स पढ़ रहे हैं, कि मैं ये कहता हूँ कि मैकडॉनल्ड्स, केएफसी ऑलरेडी पाकिस्तान में आने से पहले इंडिया में मौजूद थे, मिडल ईस्ट में मौजूद थे।
तो यहाँ वाले सो रहे थे कि जैसे KFC, मैकडॉनल्ड्स, पिज्जा हट ये यहाँ नहीं आएंगे कभी। वो तो अपनी मार्केट तलाश करते रहते हैं, उन्होंने तो आना ही था। तो इन लोगों ने अपना लेवल कभी बढ़ाया नहीं उस लिहाज से कि वो compete करने का जो है वो सोचते। जब आ गए वो कंपैरेटर्स इंटरनेशनल, तब जो है इन्होंने कैच अप करने की जो है कोशिश की, और इनमें से कोई भी जो है उस लेवल पे ऑपरेट नहीं कर रहा। और इतनी नंबर ऑफ चेन्स नहीं है, या इतने वो क्वालिटी लेवल नहीं है, या इतनी प्रेस्टीज नहीं है, या समरी फॉर्म में हम कहें कि इतनी इक्विटी किसी भी लोकल फास्ट फूड चेन की नहीं है जितनी कि ये बाहर के ब्रांड्स की है। तो ग्लोबलाइजेशन में क्या होता है कि आपको ग्लोबल दुनिया में जो फोर्सेस चल रही हैं उनको देखना पड़ता है, और वो डेवलपिंग मार्केट, जैसे हम पाकिस्तान की डेवलपिंग मार्केट है, कि उसमें हम कैसे compete करेंगे ये इंटरनेशनल कंपेटिटर से जब वो हमारी मार्केट में घुस आएंगे। बाहर के जो कंपनीज हैं वो तो अपनी मार्केट की ग्रोथ देख रहे हैं कि नहीं कस्टमर बेस उन्हें चाहिए। उस लिहाज से तो पाकिस्तान बहुत अट्रैक्टिव है, 5th लार्जेस्ट या 6th लार्जेस्ट पॉपुलेशन है दुनिया की, बट गुर्बत है यहाँ पे। तो इतनी बड़ी मार्केट पैसों के लिहाज से नहीं बन सकते, मगर पॉपुलेशन के लिहाज से तो है। और जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं इंडिया और चाइना, तो वहाँ आबादी भी बहुत है और बड़ी रैपिडली डेवलपिंग मिडिल क्लास भी है, जिसकी वजह से इंटरनेशनल कंपनीज के लिए वो बहुत अट्रैक्टिव मार्केट्स हैं। हमारी इतनी अभी है नहीं मार्केट अट्रैक्टिव, बट फिर भी बास कंपनीज ने यहाँ बहुत पैसे बनाए। मोबाइल फ़ोन सर्विस में आप देख लें, जो पहली एंट्री हुई थी वो पाकिस्तानी कंपनी की नहीं थी, वो उस वक़्त इजिप्शियन ओन्ड मोबिलिंक थी, जो कि बाद में किसी रशियन ने कंपनी ने ख़रीद ली थी। और टेलीनॉर तो नॉर्वे की है, जो NOR का लफ्ज़ है। ज़ोंग जो है वो चाइनीज़ है, ठीक है ना? तो यूफ़ोन जो है वो भी मिडल ईस्ट की है, क्योंकि यूफ़ोन PTCL का हिस्सा है। PTCL के कंट्रोलिंग शेयर्स जो हैं वो बेच चुके हैं ये इत्तिसालात को। अच्छा, ये हो गया हाइट एंड सस्टेनेबिलिटी कंसर्न्स। ये भी पाकिस्तान में भी हमें इतना सेंस नहीं आया है। सस्टेनेबिलिटी जो है ये बाहर एक बड़ा इशू बना हुआ है कि हम अपने बिजनेस को लॉन्ग टर्म में किस तरह से चलाएंगे। हर चीज आ रही है नेचर से, यानी मोबाइल फोन जो है वो भी नेचर से आ रहा है। जो उसका रॉ मटेरियल है, इंग्रेडिएंट्स हैं, वो उसके मेटल हो या उसका प्लास्टिक हो, ग्लास हो, उसके इंटरनल बारीक वायरिंग हो, जो कुछ भी हो, वो सब नेचुरल रिसोर्सेज से आया है। तो रिसाइकलिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो सस्टेनेबिलिटी के साथ लिंक करता है कि हमने अगर रिसोर्सेज को सारे को इस्तेमाल कर लिया, तो फिर नए रिसोर्सेज कहाँ से आएंगे, नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है ना? मिसाल के तौर पे मोबाइल फ़ोन में आपके और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में कुछ कंपोनेंट्स में गोल्ड की प्लेटिंग या गोल्ड जो है वो यूज़ होता है, बहुत छोटे लेवल पे बट होता है, ख़ास तौर पे जो कॉन्टैक्ट पॉइंट्स होते हैं। क्योंकि गोल्ड की प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत अच्छी करता है। मगर पूरी दुनिया में गोल्ड की जो टोटल क्वांटिटी है वो लिमिटेड है। तो रिसाइक्लिंग लाज़मी हो गई, नए-नए रिसोर्सेज़ निकालना लाज़मी हो गया। अच्छा, कुछ रिसोर्सेज़ हमें मालूम है वो रिन्यूएबल है ही नहीं। ऑयल को हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया तो ऑयल वो रिसाइकल नहीं हो सकता, वो बस ट्रांसफ़ॉर्म होके आपने गाड़ी में किसी इंजन में बर्न कर लिया, देन दैट्स इट। तो नए रिसोर्स नहीं आ रहा ऑयल का, तो हमें कोई अल्टरनेटिव एनर्जी का सोर्स देखना पड़ेगा। तो सस्टेनेबिलिटी का मसला ये है कि इसको चलाएं कैसे हम लॉन्ग टर्म में, ठीक है ना? तो पाकिस्तान में तो एनवायरनमेंट और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के जो है कंसर्न्स इतने कोई ख़ास है नहीं। मिसाल के तौर पे हम बात करें कि पाकिस्तान में चले आप में से कोई बताए कि फॉरेस्ट का एरिया कितना है पाकिस्तान में? अगर किसी को पता हो या अंदाज़ा आप ऐसे गेस लगाएं। पाकिस्तान का जो पूरा इलाका है उसमें कितने फीसद जंगलात हैं? सर आई थिंक 5 to 10% जंगलात हैं। आप चेक कीजिएगा, 3-4% भी ज़्यादा है।
मैंने 2.3 3.2 ऐसे परसेंटेज पढ़ी है टोटल, यानी काट काट के हमने दोबारा दरख्त उगाए ही नहीं। अच्छा, आप अमेरिका का चेक कीजिएगा, फुर्सत मिले, टाइम मिले जब भी, कि अमेरिका में कितने फीसद जंगलात हैं? 30-35%। यूरोप के ममालिक को देख लें, जापान को देख लें, कितने जंगलात हैं? आपको मिलेगा 25-30%। अब आप सोच रहे होंगे अगर कि जंगलात का क्या करना है भाई, सॉइल इरोजन को रोकते हैं, उसको छोड़ दें। कागज, हमें कागज तक बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है क्योंकि कागज आ रहा है ट्री से, वुड पल्प से, ठीक है ना। तो सस्टेनेबल का, हम तो सस्टेनेबल है ही नहीं, हमारे ना, हमने नेचुरल रिसोर्सेज को जो है बहुत सौ को तबाही किया है। अब ये कुछ स्लोगन के तौर पे कुछ जमातों ने करा के साहब हम इतने अरब दरख्त लगाएंगे, 10 बिलियन ट्रीज लगाएंगे, मगर उसमें से कितने एक्चुअली लगाए? कहने को कराची में भी अभी कोशिश हो रही थी कि जापानीज एक क्विक फॉरेस्टेशन ग्रोथ का वो है, वो हम 30 पार्क जो है वो दरख्तों के, जंगलात के जो है वो कराची में लगाएंगे। कराची, अच्छा वेदर भी इससे इफेक्ट होता है। अगर आपके ट्रीज नहीं होंगे, सॉइल इरोजन तो एक चीज हो गई कि जब बारिश होती है या सैलाब आता है तो वो दरख्त जमीन को रोक के रखते हैं अपनी जड़ों से, तो आप दरख्त ही काट देंगे तो सॉइल इरोजन होगा, ठीक है ना। उससे फिर आपकी जो क्लाइमेट है उस पर फर्क पड़ता है ट्री की कवरेज से, माहौल पे, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो सस्टेनेबिलिटी के कंसर्न्स बढ़ते जा रहे हैं। मोबाइल फ़ोन को अगेन हम देखें, मोबाइल फ़ोन की मिसाल में लेता हूँ कि एक डिवाइस है जो कि सबको बड़ा अजीज़ होता है और हर वक़्त जुड़ा रहता है हमारे साथ। सिरहाने रख के हम सोते हैं इसको और जेब में लिए, पर्स में लिए घूमते रहते हैं। मोबाइल फ़ोन की टेक्नोलॉजी में भी ये बड़े इश्यूज़ बाहर रेज़ किए गए हैं कि भाई ये जब खराब हो जाता है, देखें बहुत सौ की बैटरीज़ तक सील्ड आ रही हैं कि बैटरी भी नहीं चेंज कर सकते। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं तो कि बेच देते हैं या फेंक देते हैं, पड़े रहते हैं मोबाइल फ़ोन कि ये अब आउटडेटेड हो गए। तो वहाँ कुछ लोग एतराज़ कर रहे हैं कि भाई इसको आप रिपेयरेबल बनाएँ और इसमें लेट्स से मुझे 12 मेगापिक्सल से 24 मेगापिक्सल कैमरे पे आना है, 24 से 48 पे आना है मिसाल के तौर पे, तो मैं पूरा फ़ोन क्यों बदलूँ? मेरा फ़ोन स्लो चल रहा है तो मैं प्रोसेसर, जैसे पीसी में है कि प्रोसेसर आप बदल सकते हैं किसी हद तक, तो फ़ोन में क्यों नहीं कर सकता? पूरी डिवाइस फेंकनी पड़ती है या चेंज करनी पड़ती है। तो वो मॉड्यूलर अप्रोच के बाज़ लोगों ने कॉन्सेप्ट पेश किए हैं कि भाई कैमरा मुझे बदलना है तो वो मॉड्यूल, वो टुकड़ा वो मैं निकाल के और वो मैं लगा लूँ और वो मेरा फ़ोन जो है वो अपडेट होता रहे, हार्डवेयर के लिहाज से भी, पूरी चीज़ मुझे ना फेंकनी पड़े, ना चेंज करनी पड़े। ये एक वीडियो है यूट्यूब पे, आप देखिएगा, द स्टोरी ऑफ स्टफ, कि हमें उसमें बड़े अच्छे खातून ने वो डॉक्यूमेंट्री बनाई है द स्टोरी ऑफ स्टफ के नाम से, कि हमें एज अ नॉर्मल कंज्यूमर क्या नज़र आता है। दुकान में हम गए, हमने चीज़ खरीदी और जब वो इस्तेमाल कर ली हमने, उसको हमने कूड़े में डाल दिया। हमें पूरी जो चेन है उसकी एक्सट्रैक्शन की, उसके रॉ मटेरियल्स की, ज़मीन में से, और फिर वो कूड़ा कहाँ जा रहा है वो हमें नॉर्मल कस्टमर के तौर पे नज़र नहीं आता। तो कूड़ा जो है वो जा रहा है हमारे समंदरों में, हमारे दरियाओं में, लैंडफिल जिन्हें कहते हैं, जो कि कूड़े की जगह है, जहाँ डंप कर दिया जाता है जाके कूड़ा, जलाया जाता है, तो वो हमें आम एज़ एन आम कंज्यूमर नज़र नहीं आता। और एक्सट्रैक्शन का जो है रॉ मटेरियल्स का, वो हमें नज़र नहीं आता। और जो चीज़ें हमें नज़र नहीं आ रही वो दुनिया को और माहौल को आहिस्ता-आहिस्ता तबाह कर रही। तो ये बहुत अगेन कंसर्न्स हैं जो कि यहाँ इतने एड्रेस नहीं होते। कहने को पाकिस्तान में भी एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी है हर सूबे की। सिंध में सीपा है, SEPA, सिंध एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। मगर आप देखें कि इन्होंने क्या काम किया है एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने का। जो कोई कंपनी पोल्यूट कर रही है हवा को या पानी को, अ, कोई ख़ास काम इन्होंने आप देखें कि नहीं किया हो। लास्ट पॉइंट जो है, जो न्यू पर्सपेक्टिव्स के सेक्शन में है कि क्या चेंजेस आ रहे हैं, वो है ग्रेटर एम्पावरमेंट ऑफ कंज्यूमर्स, कि जी कंज्यूमर्स की पावर बढ़ गई है। क्यों?
क्योंकि अब वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, अपना ओपिनियन का इजहार कर सकते हैं सोशल मीडिया और सोशल मीडिया के ज़रिए से जो वर्ड ऑफ माउथ क्रिएट होता है। वर्ड ऑफ माउथ कौन से मार्केटिंग मिक्स के एलिमेंट में आएगा, कोई बता सकता है? हेलो, can you guys still hear me? Yes? No? अच्छा, ठीक है। वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग मिक्स के कौन से हिस्से में आता है? मार्केटिंग मिक्स के जो 4 हिस्से हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, मार्केटिंग प्रोग्राम के जो 4 हिस्से हैं, प्रोडक्ट में आएगा वर्ड ऑफ माउथ। वर्ड ऑफ माउथ पता है ना क्या होता है? हाँ, सभी का बिल्कुल सही आपने कहा, प्रमोशन, वर्ड ऑफ माउथ प्रमोशन में आता है। और इसका जो वर्ड ऑफ माउथ तो एक नेचुरल फिनोमेना है, हम जो है वो एक दूसरे से बात करते हैं तो वर्ड ऑफ माउथ में आ जाता है। जब मार्केटर्स उसको इन्फ्लुएंस करते हैं तो शायद मैंने ये बताई हो, ये टर्म वो कहलाता है बज मार्केटिंग। वो जरूरी नहीं है कैपिटल में लिखना, मैंने लिख दिया है BUZZ, बज। एक बज क्रिएट की जाती है, कंपनियां कोशिश करती हैं कि वर्ड ऑफ माउथ के जरिए से वो फैलाएं। खैर, यहाँ बात हो रही है कंज्यूमर के पावर की, कि अब कंज्यूमर के पास एक प्लेटफॉर्म आ गया है जहाँ से वो अपनी शिकायतों को, सजेशंस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मैग्नीफाई कर सकते हैं, जो पहले उनके पास ये पावर नहीं थी अपने इजहार राय की। ठीक है ना? तो अब कंपनियां, अगेन बाहर ये ज्यादा हुआ है, एक एयरलाइन कस्टमर, उसका जो है लगेज डैमेज हो गया, उसमें उसके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स थे, वो म्यूजिशियन था, तो उसने उस एयरलाइन को, ही अमेरिका का किस्सा है, उसने शिकायत की, उन्होंने कोई खास उनकी सुनी नहीं। उसने क्या किया, क्योंकि वो म्यूजिशियन था, उसने यूट्यूब पे एक शिकायती वीडियो गाने के फॉर्म में बना के और डाल दी। वहां लाखों व्यूज मिल गए उसके उस वीडियो को। बस वो फिर कंपनी के CEO तक बात पहुंच गई, तो उन्होंने फिर उसको, जो उसका आई थिंक गिटार का या जो भी उसका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डैमेज हुआ था, उन्होंने कहा हम ठीक है, हम आपको $5000 दे देंगे और रिप्लेस कर दें, मतलब ये काम आप बंद कर दें कि हमारी बदनामी करना। तो ये किसी हद तक जो है वो जरूर कंज्यूमर के पास पावर जो है वो आई है। अच्छा जी, तो समरी फॉर्म में या फिगर 5-1, ये सी पेज पे, पेज 148 पे है, वो आप देख लीजिएगा। बट अगेन पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव से अगर आप देखेंगे तो आपको खुद अंदाजा होगा एज अ कस्टमर इन पाकिस्तान कि ये सारी चीजें जैसे कंज्यूमर्स के लिए हैं कि कोई कंज्यूमर की पावर बढ़ गई, वो जरूरी नहीं कि यहाँ पे हुआ हो। ठीक है? अच्छा जी। अब ये कुछ जो एग्जांपल्स ये दी हुई हैं, अगेन अनफॉर्चुनेटली ये प्रोडक्ट्स यहाँ पाकिस्तान में नहीं है। ये क्लिफ बार एक है, इसका आप देख लीजिएगा। ये एक बड़ी अच्छी एग्जांपल है, क्योंकि हम अभी प्रोडक्ट प्राइस प्लेस की बात कर रहे हैं कि इन साहब ने, गैरी एरिक्सन जो थे, साइक्लिस्ट थे ये, इन्होंने अपने बाप की याद में ये क्लिफ बार बनाई थी। तो CLIF, क्लिफ की वैसे तो स्पेलिंग FFF के साथ होती है, बट ब्रांड नेम रजिस्टर कराने के लिए बाज़ दफ़ा आपको नेम और स्पेलिंग कॉमन नेम से बदलनी पड़ती है। तो ये क्लिफ क्लाइंबर्स जो होते हैं, रॉक क्लाइंबर्स जो होते हैं, उसकी इमेजरी जो है
ये एनर्जी बार है, जैसे एनर्जी ड्रिंक्स है इस तरह एनर्जी बार है कि भाई इसमें आपको देर पा एनर्जी चाहिए, यहाँ लिखा हुआ भी है न्यूट्रिशन फॉर सस्टेन्ड एनर्जी, वो जो है वो आपको मिलेगी। तो यहाँ एग्जाम्पल में बताया गया है कि इन्होंने जो ये बड़े बड़े दो कंपनीज थी जैसे जनरल मिल्स और केलॉग्स, ये जो कॉर्नफ्लेक्स बनाते हैं केलॉग्स के, 10 मिनट हमारे रह गए तो लेट्स डू इट क्विकली। इनको भी एक अच्छा कंपटीशन दिया है और टफ टाइम दिया है। तो एक ब्रांड को बनाने की यानी और ब्रांड की इक्विटी बनाने की यहाँ एक अच्छी मिसाल दी हुई है कि इन्होंने बड़ी कंपनियों के साथ कैसे जो है वो मुकाबला किया और किस तरह से इन्होंने अपने प्रोडक्ट को जो है वो जो एक की टर्म में इस्तेमाल करता रहता हूँ, डिफरेंशिएट किया। ठीक है ना, वो आप यहाँ देखेंगे तो आपको पहले ही पैराग्राफ में नजर आएगा। एक तो आप ये देखें कि कुछ फॉर्मूले इन्होंने खास तौर पे ख़वातीन और बच्चों के लिए बनाए जिसमें हेल्पफुल इंग्रेडिएंट्स थे, जिसमें यानी जो रिफाइंड आटा होता है, मैदा जिसे हम कहते हैं, उसके बजाय ब्राउन राइस सिरप और बार्ली मॉल्ट इस्तेमाल किया, नेचुरल प्रोडक्ट इस्तेमाल किए। फिर अपने जो पोजीशनिंग की हम बात करते हैं, वो आप देखें कि इन्वायरमेंटली फ्रेंडली, अभी हम बात कर रहे थे सस्टेनेबिलिटी की, इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन की, तो सस्टेनेबल कि हम किस तरह से जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं इनके बहुत सारे। ठीक है, फिर उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को कैसे जो है वो इनकरेज किया ताकि ये यहाँ आप पढ़िएगा कि एम्प्लॉयज़ खुश होंगे हमारे तो हमारे कस्टमर जो है वो भी खुश होंगे। और फिर इन्होंने जो है वो एक कैंपेन निकाली मीट द मोमेंट के लिहाज से। अब ये हम प्रमोशन के सेगमेंट में आ जाएंगे कि जहाँ स्टोरीज और फोटोज प्रोवाइड किए गए एक्चुअल एथलीट्स के और एडवेंचरर्स के, कि भाई देखें हमारे ये एनर्जी बार खाते हैं और फिर इनमें ताकत जो आती है तो वो फिर ये आउटडोर एक्टिविटीज कर सकते हैं। तो अगेन मार्केटिंग मिक्स में चारों एलिमेंट्स आएंगे, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, और सबको मिलके जो है वो फिर आपका एक ब्रांड बनेगा। तो ये एग्जाम्पल जब आप चैप्टर्स में देखेंगे ना तो बहुत सारे नए प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे, जैसे ये येटी ब्रांड है, ये किस चीज़ को ठंडा रखने के लिए एक केस इन्होंने बनाया है। तो कहने को तो ये बड़ा सिंपल सा प्रोडक्ट है, ठीक है, पॉलीयूरेथेन, ये किसी मटेरियल का ये बना होगा, ऊपर जिप है और एक कैरिंग का स्ट्रैप है जो आपको नजर आ रहा है। अगेन इन्होंने डिफरेंशिएट कैसे किया वो आप पढ़िएगा। हाई एंड पे ये गए, $250 से हजारों डॉलर के इनका जो है ये प्रोडक्ट की रेंज है। तो प्रीमियम ये वो है कूलर जो है, ये वाटर कूलर नहीं है, ये इसके अंदर जिप खोल के आप जो चीज रखेंगे वो ठंडी रहेगी। इन्होंने ऐसे उसको सील वो किया है। मगर क्या हुआ कि कंपटीशन आ गया इनकी कामयाबी देख के। ये आप देखिएगा इग्लू के स्पोर्ट्समैन, ओरायन, कैबेला, पोलर कैप, ये इनके कंपेरेटर आ गए। तो इन्हें जो है मुश्किल हो रही है और इन्हें compete करने के लिए अगेन देखें थोड़ा सा प्रमोशन वाला एस्पेक्ट का जिक्र है कि सोशल मीडिया मार्केटिंग को इन्हें यूज़ करना पड़ा है और शॉर्ट वीडियोस जो है वो इन्होंने कुछ कस्टमर्स से बनवाए कि ताकि अपना प्रोडक्ट जो है वो प्रमोट हो सके। तो बड़ी फैसिनेटिंग चीज़ जो यहाँ लिखी हुई है इस ब्रांड के बनाने में वो ये है कि इनके जो बहुत सारी ये वीडियोस बनाते हैं उसमें प्रोडक्ट को जो है वो नहीं दिखाया जाता, इमेजरी को बिल्ड किया जाता है, यानी यूजर प्रोफाइल को। इमेजरी का अगर आपने डिटेल में ब्रांड पिरामिड देखा हो तो इमेजरी का एक हिस्सा है यूजर प्रोफाइल, कि कौन है यूज करने वाला हमारा। तो वो उस पे इनका एम्फेसिस जो है वो ज्यादा होता है बजाय कि प्रोडक्ट दिखाना। ओके ओके, वेरी क्विकली कुछ और चीजें जो मार्केटिंग प्रोग्राम के लिहाज से करनी है। पर्सनलाइज मार्केटिंग, आपने मैस कस्टमाइजेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है किसी ने?
यस सर, मास मार्केट। नहीं, मास मार्केट एक अलग चीज है, मास कस्टमाइजेशन। पर्सनलाइजिंग की बात हो रही है ना यहाँ पे। पर्सनलाइज कर दिया आपने मार्केटिंग को, यानी इनफरादी कर दिया मार्केटिंग को। एक फर्द, एक शख्स, मैं, आप, किसी एक शख्स के लिहाज से मार्केटिंग को मॉडिफाई किया गया, प्रोडक्ट को मॉडिफाई किया गया, प्रमोशन को मॉडिफाई किया गया, प्राइस को मॉडिफाई किया गया, प्लेस को मॉडिफाई किया गया। ये है मैस, ये पर्सनलाइज मार्केटिंग है। ठीक है। वो मैस मार्केट तो अलग चीज है, बड़ी मार्केट जो है जिसे आप अपील कर। तो पर्सनलाइज मार्केटिंग में या मैस कस्टमाइजेशन में क्या होगा कि आप हाईएस्ट लेवल पे तो हर शख्स के लिहाज से एक मुनफरिद प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसकी मुनफरिद प्राइसिंग कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन उसकी मुनफरिद है और प्रमोशन उसकी मुनफरिद है। यानी आपको जो मैसेज पहुंच रहा है वो दूसरों के मैसेज से मुख्तलिफ है। ये मुमकिन है या नहीं मुमकिन है? अच्छा, आप में से कितने लोग इम्तियाज में शॉपिंग कर चुके हैं या करते हैं? एनीबडी? नोबडी? ठीक है। इम्तियाज ने फिजा आपको कभी, जैसे भी का, कभी कोई पर्सनलाइज मैसेज भेजा? अली? यस सर, वो जॉब्स के लिए ना मैसेज आता है। जॉब्स के लिए? अच्छा, नहीं नहीं, मैं एज अ कस्टमर के तौर पे बात कर रहा हूँ। सर ये बाइक या करीम इनके और इजी पैसा इनके कुछ ऑफर्स वगैरह आते रहते हैं, इनके आते हैं, बाकी उनका उनका नहीं है। नहीं, देखिए, ऑफर तो आते हैं। क्या वो ऑफर्स आपके लिए खास तौर पे बने होते हैं, ये मैं पूछ रहा हूँ। नो सर। हाँ। तो पर्सनलाइज मार्केटिंग में ये होता है कि जो मैसेज भी आ रहा है ना, इसकी मिसाल अगेन हमें यहाँ नहीं मिलती, बाहर मिलती है। टेस्को एक ब्रिटेन में रिटेल चेन है। तो उनके 4 मिलियन यानी 40 लाख कार्ड मेंबर्स हैं, जो जिनके पास कार्ड है। जैसे इम्तियाज सुपर पावर वो नहीं है कि आप 10,000 की शॉपिंग करें, इम्तियाज में तो आप रजिस्टर करा सकते हैं अपने आप को। वो आपको एक, अब वो एक की चेन दे देते हैं जिससे बार कोड लिखा होता है, ताकि आप जो है वो स्कैन कर सकते हैं, कुछ पॉइंट्स आपको मिलेंगे। तो उसमें शनाख्ती कार्ड लेते हैं वो कस्टमर का यहाँ पे, और आपका नाम, नंबर, टेलीफोन, सारी चीज़ें जो डिटेल्ड होती हैं। ये सारा डेटा होने के बावजूद इम्तियाज से आज तक मुझे कोई पर्सनलाइज मैसेज नहीं आया। टेस्को वाले क्या करते हैं बाहर, इंग्लैंड में जो ये रिटेल चेन है, कि 40 लाख कस्टमर्स को 40 लाख सेपरेट मैसेजेस जाते हैं। अब कोई इंसान नहीं भेज रहा, वो कंप्यूटर कर रहे हैं। ठीक है। मिसाल के तौर पे कस्टमर गया, मैं हूँ, मैंने चीज़ें खरीदी, फिर मैं 3 हफ्ते तक गया ही नहीं। ठीक। मुझे जो है वो मैसेज आ जाएगा कि साहब नेक्स्ट टाइम जब आप आएंगे मुझे इनकरेज करने को कि मैं दोबारा जाऊं, आपको 5 पाउंड्स, जो करेंसी है, 5 पाउंड्स आपको ऑफ मिल जाएगा। तो मुझे इंसेंटिव दिया जा रहा है कि मैं दोबारा जाऊं। दूसरा कोई कस्टमर है, उसने वहाँ डिमांड लिखवाई थी कि साहब ये फलानी चीज़ मिसिंग है, ये प्लीज़ आप जो है वो मुझे बता दिएगा। उसको वो मैसेज आ रहा है कि साहब आपकी वो चीज़ जो है वो आ गई है। ठीक है। तो उन्होंने एक एक कस्टमर की, सोचें टेक्नोलॉजी से ये पॉसिबल है, 40 लाख कस्टमर्स को 40 लाख मैसेज जा रहे हैं। टाइम हमारा खत्म होने वाला है। अभी ये एक रिटेल चेन का हिस्सा खुला है यहाँ पे मेरे घर के करीब, बड़ी चेन, बड़ा वो है। उसको मैंने एक डिमांड लिखवाई, मैंने, भाई ये चीज़ आपके यहाँ मिसिंग है, ये प्लीज। कहने ठीक है, हमने लिख लिया। मैंने कहा तो मुझे कैसे बताएंगे? कहने नहीं, आप फोन कर लिएगा जब आप, और ये आन के चेक कर लिएगा कि चीज़ आई नहीं आई। मतलब नंबर है मेरा उनके पास,
नाम है मगर मुझे बताने की उनको जो है उन्होंने ज़हमत नहीं करी। तो पर्सनलाइज़ मार्केटिंग में हम देखेंगे, टाइम हमारा तकरीबन ख़त्म है, कि कंपनी अपने मार्केटिंग प्रोग्राम को टेलर कर रही है, मॉडिफाई कर रही है ताकि ख़ास उस कस्टमर